कैसे हैं आप? अभिषेक, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या ड्रॉपर हैं? हर्ष, मोनू, हरेंद्र, कृष, रजत, सभी को गुड इवनिंग। दुर्गेश, प्रिया, गुड इवनिंग। सुशांत, गुड इवनिंग। सुनील, रोहन, प्रखर, सभी को गुड इवनिंग। शिव, कुमकुम, गुड इवनिंग। विकास, गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी बच्चे लगभग आ गए हैं। मैं ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं? आपकी छुट्टियां कैसी रही? आपका टेस्ट कैसा रहा? हाउ इज योर टेस्ट? टेस्ट आपका कैसा रहा? लॉ ऑफ मोशन के, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, समझ लो 3 or 4 more lectures, हार्डली 3 4 more lecture मीन्स दिस वीक। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने भी आए हैं ठीक आए हैं। आप अपनी गलतियों को पहचानिए, अपने वीक एरिया को देखिए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गलती कहाँ हुई है? एंगुलर वेलोसिटी, अनुराग, अभी समझ में नहीं आई है, कोई इशू नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ का टॉपिक ही नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा, तो अब आपको पूरा क्लियर होगा। मैंने इसलिए थोड़ा सा बताया था जहां रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, डी थीटा बाई डी टी, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ए डॉट टी डॉट ए कहां नहीं लगाना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी बैच में पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। इस बैच में भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट सीखा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे, और बहुत सारे ट्रिक भी सिखाया था मैंने आपको। इनफाइनाइट पुली के लिए भी सिखाया था, है ना। अब जैसे मान लो इस तरीके का कोई सेटअप है, तो बड़ा ही सिंपल कंस्ट्रेंट नजर आएगा आपको इसमें। तो जैसे यहां की बात करें, ये M1 है, ये M2 है, तो सभी बच्चे, एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, और ये पुली अपनी फिक्स है, ये टेबल है। ठीक है, टेबल अपना स्मूथ है। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड रिएक्शन फोर्स on the pulley by the clamp। तो 2 क्वेश्चन इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, तो यहां पे सभी बच्चे समझ रहे हैं कि जल्दी से मुझे इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख के दीजिए। बेटा मास किसका भी ग्रेटर हो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपका मान लीजिए m2 अगर इससे लेस भी होगा तो सभी को पता है कि ये सिस्टम नीचे ही आना है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन m1g, इधर टेंशन है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये स्मूथ है, ऐसे सोचा करो, ठीक है। कोई रोकने वाला नहीं है इसको, ये टेंशन जो है इस तरफ लग रहा है, ये स्मूथ है, ठीक है। तो आपको पता है कि m1 m2 में चाहे ये कितना भी छोटा हो ये नीचे ही आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ बेटा ये क्या कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालेंगे आप लोग, ए और बी में क्या कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा रिगार्डिंग एक्सेलरेशन, जल्दी बताइए, देखकर बता दीजिए। सभी बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि दे आर इन डायरेक्ट कंस्ट्रेंट, है ना। आप टी डॉट वी से भी कर सकते हैं, टी डॉट ए से भी कर सकते हैं। यहां पे अगर एक्सेलरेशन आप ए बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसका A2 बोलते हैं, और ये अपने पास है टेंशन T। तो एक ही रस्सी ये बताया था, पुली के रिस्पेक्ट में ऐसा, इस पुली के रिस्पेक्ट में ऐसा, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेंशन ऐसा। तो आप अगर समेशन टी डॉट ए कर रहे हैं, यहां बिंदास होके करिए, क्योंकि बताया है कि जब भी पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बच्चों ने लिख दिया। ये देखकर भी सभी बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि यहां पे आएगा -TA2, है ना। ये टी ऊपर है, A2 नीचे है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ये दोनों पैरेलल हैं, तो प्लस TA1 इक्वल टू 0। तो यहां से सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि A1 इज इक्वल टू A1 इक्वल टू A2। तो A1 A2 के बराबर होगा, है ना। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन जो हम पहला निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं कि A2 को A मान लेते हैं, तो A1 भी A होगा, मतलब एक मान लिया। अब दो इक्वेशन और है, क्या एबीडी ऑफ ब्लॉक की एबीडी बना दो, दोनों ब्लॉक की एबीडी बना दो और वहां से आप कर लो। तो ब्लॉक 1 की एबीडी बनाओगे तो यहां टेंशन, ठीक है, बस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये है, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर mg जो अपने मतलब के नहीं है, ये इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर mg लगेगा। दिस इज फॉर m1 एंड दिस इज योर t। तो वी हैव ए नेट एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स नजर आता है और ये इधर है एक्सेलरेशन, तो इधर सीधे सीधे होगा t इक्वल टू m1a। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब आप बोलोगे सर हमें ये लिखना जरूरी है y डायरेक्शन में n इक्वल टू m1g, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी जरूरी बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये मतलब का नहीं है। अब आप m2 की बात करो, तो m2 के लिए भी आप लिख सकते हो कि m2 अपने पास है, उस पर नेट फोर्स एक ऊपर लग रहा है टेंशन, एक mg, यही हमारे मतलब का है, और इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन। तो ये अपना टेंशन, ये m2g और इधर a। तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसके लिए, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बस बहुत आसान है, हम लोग ने इसको तो A2 इक्वल टू A1 यहां यूज कर ही लिया है, दोनों A लिख कर, तो बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। t को यहां पुट कर दो, तो इस t की वैल्यू को उठाओ और यहां पुट कर दो, तो हमारे पास आएगा m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा m2g अपॉन m1 प्लस m2, m2g अपॉन m1 प्लस m2, देख लीजिए m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा। टेंशन निकालना चाहते हो तो टेंशन हो जाएगा
टेंशन हो जाएगा m1 इंटू ए, मतलब m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये अपना टेंशन हो जाएगा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट योर रिएक्शन, ये सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। व्हाट अबाउट योर रिएक्शन फोर्स? कभी भी मैंने कहा है कि रिएक्शन तभी होगा, रिएक्शन कब होगा? जब एक्शन होगा। एक्शन कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्शन कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको पुली की एफबीडी बनानी पड़ेगी। अगर आप पुली की एफबीडी बनाते हैं, पुली की एफबीडी बनाते हैं तो देखिए पुली पे लगने वाले फोर्सेस आपने दिखा रखे हैं, यही इसको एक्शन देंगे। दो फोर्स लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है इधर टी और एक टेंशन स्ट्रिंग का लग रहा है इधर टी, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहां पे रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट टेंशन जो है क्लैंप की तरफ होगा और रिजल्टेंट टेंशन आपका कितना है? देखो इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा। ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट टेंशन होगा कितना हो जाएगा? ये टी है, ये टी है, तो दिस रिजल्टेंट टेंशन टी आर कितना हो जाएगा? रूट टी। तो इस रिजल्टेंट टेंशन के वजह से, इस रिजल्टेंट टेंशन के वजह से पुली जिस पे क्लैंप होगी, जिस नट बोल्ट पे क्लैंप होगी, वो उस पे एक एक्शन लग, पहले तो टेंशन ने इस पुली पे एक्शन जनरेट किया, कितने का? रूट टू टी का। तो इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा, इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो ऐसा होगा, है ना। और वो कितना होगा? दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये एन क्या है? बाय द क्लैंप ऑन द पुली, बाय द क्लैंप ऑन द पुली कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू टी आर, और वो कितना होगा? रूट टू टी। और आपने अभी टी निकाल रखा है, तो ये कितना आ जाएगा? रूट टू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज योर रिएक्शन फोर्स। ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन फोर्स। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? ये बी पार्ट भी क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। अब मान लीजिए यही चीज आपको कुछ ऐसी हो जाए, यही चीज आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, ये सेटअप है आपका। ये सेटअप है, ठीक है। अब देखो जरा, मान लो ये अपने पास है, ये मान लो अपने पास m है, ठीक है।
और इसे भी मैं m ले लेता हूं और इसे अपना कुछ 2m ले लेता हूं, या ऐसे ले लो। टू एम है, ये m है, और ये अपने पास कुछ 3m है, अलग अलग ले लिया। ठीक है, हमें इन सब का अब क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके जो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, अगर आपको ये रिजल्ट याद हो, देखिए जरा, तो आप फिर से ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट हमने पढ़ा है, अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो एज ए ट्रिक बना सकते हैं, इसको एज ए ट्रिक बना सकते हैं। कैसे? अभी अभी आप सभी बच्चों ने देखा कि यहां पे वो इक्विवेलेंट वाला सिस्टम बन सकता है। जैसे हमने वहां पे 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का इक्विवेलेंट बनाया था। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले को हटाकर एक ब्लॉक लगा सकते हैं और यहां पर भी एक्सेलरेशन फिर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्विवेलेंट सिस्टम बना सकते हैं। अभी तक आपने जो ये सेटअप पढ़ा था उसमें इन दोनों के वजह से, इन दोनों को हटाकर आप एक सिंगल मास हटा लगा सकते हो इस पूरे सिस्टम के लिए, ये तो कर सकते हो। या अगर पहले नॉर्मल मेथड बता दूं, अगर मान लो आप ट्रिक नहीं करना चाहते हो, मान लो आप ट्रिक नहीं करना चाहते हो, तो पहले नॉर्मल मेथड देखिए m1, जो हमेशा आपको याद रहेगा। क्या करेंगे, ये सभी बच्चों को पता है कि अब जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है, ये ब्लॉक अगर ए से चलेगा तो इसके साथ जुड़ी हुई है ये पुली, तो ये पुली जो है, पुली का एक्सेलरेशन भी जो होगा, इस पुली का एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हैं, डायरेक्ट कंस्ट्रेंट में है। ये तो समझ पा रहे हो? तो अगर ये ए से मूव कर रहा होगा तो ये भी ए से मूव करेगा, ये पहले समझ पाए? हाँ, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। तो हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। तो मान लो मैंने ये कर दिया, तो अगर आप ये बताओ कि दिस ब्लॉक एंड दिस पुली आर इन डायरेक्ट कंस्ट्रेंट विथ ईच अदर, तो अगर ये ए जाएगा तो ये भी ए जाएगा, ये तो आप समझ रहे हो। अच्छा, अब आप अगर ऐसे सोचो कि आप इस पुली पे बैठ जाओ, मान लो इस पुली पे आप एक काम करो कि इस पुली पे बैठ जाओ ऐसे, ये है जैसे, ठीक है, इसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं, इस पे बैठ जाओ, एज्यूम टू बी रेस्ट, आप इस पे बैठ गए हो। ठीक है, इस पे आप बैठे हुए हो, तो जब आप इस पे बैठे रहोगे तो आपको जो है ये नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको इसका मोशन कैसा दिखाई देगा इन दोनों ब्लॉक्स का, कि आपके रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, मानते हो कि नहीं? ये नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में है तो ये ए रिलेटिव होगा, ये अपना क्या होगा, ए रिलेटिव। चीजों को समझिएगा। ठीक है, तो अब अपने पास क्या हो जाएगा कि ए रिलेटिव हो जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ये जो भी हम देख रहे हैं ब्लॉक्स को कैसे देख रहे हैं, पुली के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो अगर आप पुली के रिस्पेक्ट में बैठ गए तो आपको ए आर से ये ऊपर दिख रहा होगा, तो ये ए आर से नीचे दिखाई देगा, है ना। बट नेट एक्सिलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों का अलग होगा। क्यों? क्योंकि
ये जो है आपस में तो ये रिलेटिव सेम एक्सेलरेशन से रिलेटिव एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर आएगा, बट ये पुली खुद भी नीचे आ रही होगी। ठीक है, ये पुली जो है फिर भी मतलब पुली खुद भी नीचे आ रही है कितने से, ए से, तो नेट एक्सेलरेशन इसका अर्थ के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, सभी को पता है। तो जैसे आप इस लिखना चाह रहे हो कि ये ब्लॉक मान लो ए है, ये अपना बी है और इसे हम सी मान रहे हैं। अच्छा ये कट गया यहां से, ओहो, इसको तो कॉपी करना चाहिए था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो तो अब अपने पास मैंने कहा था कि ये अपना 2m था, ये m था, है ना। अब ये अपना a था, ये b था, ये सिचुएशन थी, मैं इस पुली के रिस्पेक्ट में आ गया। चलो ठीक है आगे देखो, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि इसको रेस्ट पे कर दिया, ये AR और ये AR है। यहां तक तो सभी बच्चे समझ गए। तो क्या सभी बच्चे एटवुड मशीन का फॉर्मूला लगाकर AR डायरेक्टली निकाल सकते हैं? क्या सभी बच्चे एटवुड मशीन का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट AR निकाल सकते हैं? क्या बहुत सारे अप्रोच मैं बता रहा हूं जो आपको सभी डायमेंशन में एक्सप्लोर कराने की कोशिश हो रही है। AR आप निकाल सकते हैं सभी बच्चे। क्या हो जाएगा, 2m m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ऐसे कर सकते हैं क्या, बोलिएगा? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। बहुत बच्चे कर रहे होंगे इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या ये हम ऐसा कर सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है भाई? सही है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई, क्योंकि जब आप इसके रिस्पेक्ट में इसकी एफबीडी बनाएंगे ना, तो आप भूल गए सूडो का कॉन्सेप्ट। दिस पुली इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ये जो भी बच्चा कर रहा होगा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, ये रॉन्ग है, ये आप नहीं कर सकते। वी कांट डू दिस, बिकॉज ये हमने जो किया था वो अर्थ के फ्रेम में निकालकर किया था, उसमें टी था और mg था, मानते हो? अब यहां पर क्या है, यहां पे टी और mg नहीं है। यहां पे जब आप अर्थ इसके रिस्पेक्ट में आप इसकी एफबीडी, शायद समझ गए सभी बच्चे, तो ये नहीं करिएगा कभी भी। अब आप करेंगे फिर क्या, आपको यहां पे इसके रिस्पेक्ट में इसकी एफबीडी अगर बनाते हैं तो आपको सूडो लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इसकी एफबीडी बनाते हैं तो क्या क्या लिखेंगे, एक 2mg, एक टेंशन, एक 2mg, इसके साथ इधर एक mg, उसके बाद यहां पर एक टेंशन, यहां पे भी सेम टेंशन, और फिर यहां पर एक सूडो। यहां पे आपको सूडो भी देना होगा, ये भूल गए आप लोग, क्योंकि अपना जो पुली है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स भी लगेगा। तो अगर कोई बच्चा पुली के रिस्पेक्ट में इन ब्लॉक्स की एफबीडी बनाता है तो यहां सूडो लगाएगा MA का, ये mg है, यहां पे 2mg, और यहां सूडो जो होगा उल्टा दिखा दिया है, सूडो भी गलत दिखाया मैंने, सूडो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सूडो अपना अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि पुली का एक्सेलरेशन नीचे है, पुली का एक्सेलरेशन नीचे है, तो सूडो ऊपर लगेगा भाई, सूडो ऊपर लगेगा, इधर लगेगा 2ma का सूडो,
इधर लगेगा m इंटू ए का सूडो, ये सूडो है। अब आप आराम से इसमें, अब आप बोल सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में mg टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन और सूडो और इधर 2mg। अब आप बोल सकते हैं कि यहां पर ये AR से नीचे जा रहा है, ये AR से ऊपर, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप न्यूटन्स लॉ लिखते हैं अब तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2mg, नीचे का फोर्स, ऊपर फोर्स है -T -2ma इज इक्वल टू 2m इंटू AR, 2m इंटू AR। ये क्लियर है सभी बच्चों को? और यहां से क्या लिखेंगे, मैं आपको हर टाइप की इक्वेशंस लिखना पहले सिखा रहा हूं। तो यहां से हमारे पास आएगा 2mg -T इक्वल टू 2m A प्लस AR, एक इक्वेशन। फॉर ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक बी आपने लिखा। अब अगर आप इसके रिस्पेक्ट में करना चाहें, फॉर ब्लॉक ए के लिए बनाना चाहें, तो फॉर ब्लॉक ए क्या होगा बताइए, नेट फोर्स इन एक्सिलरेटेड डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी प्लस एम ए, यस टी प्लस एम ए, नेट फोर्स इन एक्सिलरेटेड डायरेक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो टी प्लस एम ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए आर। ये करोगे तो यहां से हम एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए आर माइनस ए। ये हम बोल सकते हैं फर्स्ट, ये बोल सकते हैं सेकंड। अब आप यहां से सॉल्व करके ए आर और ए निकाल सकते हो, और एक इक्वेशन ये हो गई। मतलब ये बड़ा मेथड है, बहुत बड़ा मेथड है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं सारे मेथड। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक की, किसकी, फॉर ब्लॉक ए। ब्लॉक ए के लिए क्या लिखेंगे, तीन अननोन है ना हमारे पास, तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए। ये हो जाएगा कितना, देखो अगर आपने इसको टी माना है तो ये हो जाएगा अपने पास 2t और इधर आएगा 2t, तो 2m और इधर अपने पास है ये a और साथ में ये टेंशन 2t। तो नेट क्या लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन, 2t इज इक्वल टू 3ma। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हाँ ब्लॉक सी होगा ये। तो फॉर ब्लॉक सी वी हैव दिस इक्वेशन। क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमारे पास अननोन गिनिए, टेंशन अननोन था, एक्सेलरेशन में ए आर और ए अननोन था, तो ए आर ए और टेंशन, तीन अननोन तीन इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज फर्स्ट अप्रोच, ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। दूसरा अप्रोच देखिए इसी का, दूसरा अप्रोच ये है, कि आप इक्विवेलेंट वाला सिस्टम ले सकते हैं, है ना, इक्विवेलेंट वाला सिस्टम ले सकते हैं। इक्विवेलेंट वाला सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी रिजल्ट ये जो बताया, अगर किसी को याद है, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको ये रिजल्ट पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाए। ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए कि आपको ये बड़ा सा रिजल्ट पता है तभी आप ये कर पाए। आपको जनरल तरीका भी पता होना चाहिए। फिर भी हमने इसको पढ़ा है तो इसको ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बताओ, कि यहां पर हम उन दोनों को हटाकर एक M2 इक्विवेलेंट मास M2 ला सकते हैं, है ना। इन दोनों को हटाकर हम एक इक्विवेलेंट मास M2 ले आ सकते हैं। एक्सेलरेशन हमने देखा था कि इसका एक्सेलरेशन जो था वो कितना था, m2g बाई m1 प्लस m2, और टेंशन था m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो आप
उन दोनों को हटाकर, किसे, इस पूरे पुली को, इन दोनों को हटाकर आप 2t के जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि हम इसको ऐसे लिख सकते थे। थोड़ा सा सोचिए, t इज इक्वल टू, ये पूरा m इक्विवेलेंट इंटू जी है, m इक्विवेलेंट इंटू जी है, तो m इक्विवेलेंट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी है। तो ये अपने पास t आ जाएगा, लेकिन हमें वो 2t के इक्विवेलेंट करना है। मतलब इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं, मैं उसी स्लाइड में आ रहा हूं, तो t जो है हमने लिखा था m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कुछ लिखा था। हमें 2t चाहिए, तो अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो 2t, अगर मैं इसको ये बोलूं कि मैं एक, ये 2t है और इसको बैलेंस कर रहा है एक m इक्विवेलेंट, तो वही कर रहे हैं 2t इक्वल टू m इक्विवेलेंट इंटू जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इक्विवेलेंट इंटू जी बाई 2। इसको लाकर मैं यहां पुट करूं तो मुझे m इक्विवेलेंट मिल जाता है। तो m इक्विवेलेंट इस केस में आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये अपना m इक्विवेलेंट होगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि इसको हटा के और m इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, जो अभी आपने बनाया था इस सिस्टम में। इस सिस्टम में आप उस पुली को हटाकर आप इसको हटा सकते हो और यहां पे m इक्विवेलेंट लगा सकते हो, है ना। यहां पे आप m इक्विवेलेंट लगा सकते हो, तो आपको यही सेटअप मिल जाएगा। तो ये कितना था, 3m था, और ये अब m इक्विवेलेंट बोल सकते हो, इसको आप m इक्विवेलेंट बोल सकते हो, और ये अपना 2t रहेगा। इसको m इक्विवेलेंट बोल सकते हो। m इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने इसको किससे रिप्लेस किया है, इससे। ये m था और ये आई थिंक 2m था, है ना। तो इस सिस्टम को आपने रिप्लेस कर दिया है m इक्विवेलेंट से। ये है, क्लियर है। तो m इक्विवेलेंट देख लो क्या आ रहा है, m इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 इंटू m इंटू 2m अपॉन 3m, तो 4m अपॉन 3। चेक करिएगा सब लोग, 4m अपॉन 3, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन के लिए आपने जो रिजल्ट यूज किया था, एक्सेलरेशन के लिए आपने यूज किया था m2g बाई m1 प्लस m2। तो m2g बाई m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन था, और m2 अपना ध्यान से देखिए क्या था, नीचे वाला जो हैंग कर रहा था। तो ये अब m इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आप इन दोनों का अब तो सेम ही होगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं इधर से। अगर इससे लेकिन आपको यहां का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इससे आपको केवल यहां का और पुली का एक्सेलरेशन मिलेगा ट्रिक के लिए। 3m के साथ 2t नहीं आएगा, 3m के साथ 2t क्यों नहीं आएगा, आपने इसी को तो रिप्लेस किया है ना, इस सिस्टम को। तो ये अपने पास tt था,
हाँ ठीक है, इसी सिस्टम को तो आपने रिप्लेस किया है ना, आपने इसी सिस्टम को रिप्लेस किया है जिसमें टेंशन 2T था, तो ठीक तो है। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो इसमें। एम इक्विवेलेंट तो सही है ना भाई, एम इक्विवेलेंट सही है। एम इक्विवेलेंट निकालने के बाद देखिए इधर ये 2T के लिए ही तो किया गया है, 2T के इक्विवेलेंट हमने सिस्टम बनाया है, जब 2T होगा तो एम इक्विवेलेंट होगा, तो वो सही है, आप ये 2T ही रखेंगे। अरे एम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप कंफ्यूज कर रहे हैं, 4m1m2 बाई m1 प्लस m2 इस सिचुएशन के लिए नहीं था मेरे भाई, ठीक है, इस सिचुएशन के लिए नहीं था, वो दोनों हैंग कर रहे थे, इसीलिए तो इसको अलग से करा रहा हूं, ठीक है, इसीलिए इसको अलग से करा रहा हूं। सूडो क्या गलत है, दोनों में सूडो ऊपर ही लगेगा क्योंकि पुली अपनी नीचे जा रही है, बिल्कुल सही है भाई, सूडो नीचे है, पुली का एक्सेलरेशन नीचे था, सूडो ऊपर ही लगेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट लगता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना पुली है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इस पे सूडो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सूडो बिल्कुल सही है। चलिए, एम इक्विवेलेंट में जी क्यों लगाओगे यार, यहां से जी कैंसिल हो गया ना, एम इक्विवेलेंट टेंशन में जी आएगा, एम इक्विवेलेंट में जी क्यों लगाओगे, एम इक्विवेलेंट में जी नहीं होगा, जी तो आप यहां लगाओगे, एम इक्विवेलेंट में जी नहीं होगा, है सब लोग समझ गए। फिर एक्सेलरेशन यहां पर अपने पास जो आएगा, ये ट्रिक वाले मेथड्स पे बहुत ज्यादा रिलायबल मत रहिए, मतलब ये सही है, अगर आपको ये याद रहेगा तभी कर पाएंगे, m2g बाई m1 प्लस m2, तो m2 के जगह पे आप यहां m इक्विवेलेंट g लिख दीजिए बाई m1 प्लस m2, मतलब m इक्विवेलेंट प्लस 3m, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये एक हो जाएगा 4mg बाई 3 और इधर हो जाएगा 4mg बाई 3 प्लस m, तो ये आ जाएगा 4mg बाई 3 अपॉन में 7mg बाई 3, तो योर एक्सेलरेशन इज 4/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे सिचुएशन में हम एम इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे, इसीलिए आपको जनरल चीज जानना चाहिए, ये तो बस बता दिया, ठीक है, आप जनरल ध्यान रखिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां पे जो टेंशन आएगा वो एम इक्विवेलेंट इंटू, ये अभी किया ना आपने, इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, बस ये वाले से कंपेयर कर रहा हूं। इस वाले में एक्सेलरेशन कितना था, m2g बाई m1 प्लस m2, m2 नीचे वाला था, तो उसके जगह पे अब m इक्विवेलेंट आ गया है, बस, और कुछ कोई अंतर नहीं है। क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया भाई, एक्सेलरेशन है m2g बाई m1 प्लस m2, तो यहां पे m2 के जगह पे m इक्विवेलेंट आ गया, और कोई बात नहीं है, देख लीजिए, तो m इक्विवेलेंट मैंने यहां लिख दिया, ये जस्ट लाइक m2 है, तो m2g बाई m1 प्लस m2 m, और ये 3m है, सही तो है सब। डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, m2g बाई m1 प्लस m2, तो ये भी मैंने वही लिखा है, और m इक्विवेलेंट अपना 2 इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 है, तो वही चीज यहां पे भी कर रहा हूं मैं, क्या गलती है, सब सही तो लग रहा है, आई थिंक सब सही है। m1 की जगह 3m आना चाहिए, m1 के जगह पे 3m आना चाहिए, नहीं भाई, क्यों m1 के जगह 3m आएगा, आप इस चीज को,
हाँ, M1 की जगह 3m आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और M2 की जगह M इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो वही तो किया है मैंने, नहीं किया है क्या? M इक्विवेलेंट की जगह ये है और M1 की जगह 3m लिया, तो अच्छा यहां गलत है, सॉरी, समझ गया समझ गया। आप लोग ये बताना चाह रहे हैं शायद, तो ये 9 और ये 13 हो जाएगा, ठीक ठीक। 4mg/3 अपॉन में 9, 13mg/3, तो ये हो जाएगा 4/13 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये हुक एंड कुक से भी कर सकते हैं, बट मैं इस पे बहुत प्रेफरेंस नहीं देता हूं। आप रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक कंस्ट्रेन और देखते हैं टेंशन का, स्ट्रिंग कंस्ट्रेन। उसका बेस क्या है, देखिए कि जो भी आप स्ट्रिंग पढ़ते हैं वो इनएक्सटेंसिबल पढ़ते हैं। ये तो आप जानते हो कि स्ट्रिंग ऑलवेज जो हमारी होगी वो इनएक्सटेंसिबल होगी। बेसिक मेथड में यूज भी किया था हम लोगों ने, स्ट्रिंग इज ऑलवेज इनएक्सटेंसिबल। So, length of the string always constant, ये आप जानते हो। तो मान लो स्ट्रिंग का एक पार्ट, ये अपने पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक पार्ट, ये वाला पॉइंट कुछ V1 से चल रहा है, ये पॉइंट कुछ V2 से चल रहा है, ये V1 से चल रहा है, ये V2 से चल रहा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ये एंगल आपको ये दिया हुआ है बीटा, और ये स्ट्रिंग है। थोड़ा मैं बोल्ड कर दे रहा हूं, और ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपकी। स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा L रहनी है। दिस इज AB, दिस इज स्ट्रिंग, AB अपनी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है L, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो कैसे कांस्टेंट रहेगी, आप थोड़ा सोच के बताओ। मतलब स्ट्रिंग खींचे ना ही कॉम्प्रेस हो, ना ही एलोंगेट हो। तो स्ट्रिंग अगर ना एलोंगेट हो ना कॉम्प्रेस हो, तो सभी बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, मतलब एलोंग द स्ट्रिंग इसकी कोई वेलोसिटी ना हो। मानते हो कि नहीं? रिलेटिव वेलोसिटी। ये पॉइंट ध्यान से सुनो, ये पॉइंट A इस B के रिस्पेक्ट में ना मूव करे, ना B A के रिस्पेक्ट में मूव करे, ना A B के रिस्पेक्ट में। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B along द स्ट्रिंग मस्ट बी 0। तभी तो आप बोलेंगे कि ये फिक्स है। नहीं तो मान लो जैसे ये स्टाइलस है, इसका ये जो निब है, ठीक है, ये जो निब है ये V1 से जा रहा है, और ये मान लो जैसे ऐसे ले लो, ये पॉइंट V1 से जा रहा है और ये पॉइंट मान लो V2 से जा रहा हो। मान लो मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं PQ, और इन दोनों के बीच है LPQ। तो अगर मैं बोलूं आपको कि P को रोक देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और P के रिस्पेक्ट में मैं Q को देखता हूं, तो ये V1, इसकी वेलोसिटी इसको दे दिया V2, और मान लेते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 है। तो P के रिस्पेक्ट में ये Q पॉइंट किधर जाता हुआ दिखाई देगा? V रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। इसका मतलब क्या ये फिक्स रह पाएगा? बताइए, अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है तो क्या ये लेंथ फिक्स रह पाएगा? इसके रिस्पेक्ट में ये खिंचता हुआ चला जाएगा, ये और दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रिलेटिव वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये एलोंगेट हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं? ये एलोंगेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर फिक्स रहना है, फॉर LPQ टू बी कांस्टेंट, VQP इक्वल टू 0, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2। तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम। एक बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के यहां पे आता है कि अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स होनी है तो आप बता सकते हो कि अलोंग द स्ट्रिंग
velocity of any two point on the string must be same। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसको आप यूज करेंगे तो बहुत इजीली जो है क्वेश्चंस लिख सकते हैं ना, कि along the string velocity of any two point on the string must be same। कब? अगर हमारा inextensible है तो, मानते हो? तो ये चीज यहां पे बताइए। यहां पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये along नहीं है तो सबसे पहले आपको इन वेलोसिटीज का कंपोनेंट ले लेना होगा along the string। मैं केवल along वाला कंपोनेंट दिखा रहा हूं, उसी से हमें मतलब है। तो along वाला हो जाएगा ये v1 cos बीटा और ये हो जाएगा अपना v2 cos अल्फा। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, फॉर L टू बी कांस्टेंट, L को अगर कांस्टेंट रहना है तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनकी जो वेलोसिटी है along the string must be same। तो along the string must be same का मतलब हुआ कि v1 cos बीटा should be equal to v2 cos alpha। तो that is your relation and that relation we call it constraint relation। ये अपना constraint relation होगा, ये अपना constraint relation होगा, v1 cos बीटा equal to v2 cos alpha। ये क्लियर है सभी बच्चों को? और ये आप केवल स्ट्रिंग की बात नहीं करेंगे, किसी भी रिजिड बॉडी, एक तरीके से स्ट्रिंग हमारी खिंचकर ना बड़ी हो रही है ना ही कॉम्प्रेस होकर छोटी हो रही है, तो एक रिजिड बॉडी है, वो एक रिजिड बॉडी है। तो इसको आप और जनरलाइज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को फॉर रिजिड बॉडी ऑल्सो। आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं रिजिड बॉडी के लिए भी, है ना। अगर रिजिड बॉडी है तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं क्या, कि मान लीजिए रॉड है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, रॉड है और वो रॉड जो है इस तरीके से स्लिप कर रहा है। ये रॉड है जिसका लेंथ आपका हमेशा L रहेगा, L लेंथ है, और आपने इसको वॉल के पास ऐसे टिकाकर छोड़ रखा है। ये भी स्मूथ है और ग्राउंड भी स्मूथ है। तो किसी इंस्टेंट पे जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। यहां पर पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। तो ये पॉइंट जो A है वो नीचे मूव करेगा, दिख रहा है आपको, VA से, और ये ग्राउंड पे मूव करेगा VB से। तो क्या सभी बच्चे बहुत आसानी से बता सकते हैं इनके बीच का रिलेशन, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A और B? देख लो भाई जिसको देखना है पीछे की स्लाइड। बताइए भाई क्या होगा? VA इक्वल टू VB, एक बच्चा लिखता है VA इक्वल टू VB, बाकी बच्चे बताइए इसका एक, मैं लिख दे रहा हूं आपको क्या बताना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन, और ये सब इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, इस इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे आप देख रहे हो थीटा बदलता जाएगा, VA एंड VB व्हेन एंगल इज थीटा, एंगल हमेशा बदलता जाएगा। तो जब थीटा एंगल बना रहा है तब उस इंस्टेंट पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VA एंड VB? सभी बच्चे बता सकते हैं? एक बच्चा जो VA इक्वल टू VB लिख रहा है वो क्या सोचकर लिख रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी इतना कुछ बता गया मैं कि वो VA इक्वल टू VB कैसे लिख रहा है। अलोंग द, मैंने यही बोला है कि अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रॉड, रॉड भी रिजिड है तो रॉड का लेंथ ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो जब ये बढ़ेंगे ना ही घटेंगे। अभी अभी आपको मैंने बताया ये
हेलो बच्चों, आपको ऑडियो अब सुनाई दे रहा है? ऑडियो आ रहा है? सभी बच्चों को वॉइस क्लियर है अब? सभी बच्चों को वॉइस क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिए। चलिए ठीक है। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि सिंस रॉड इज रिजिड, सो अलोंग द रॉड वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट मस्ट बी सेम, या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते थे। ये चीज मैंने रिपीट कर दिया, यही मैंने आपको बताया है। तो क्या लिखने वाले हैं? आप एक लाइन में लिख सकते हैं VA sin थीटा शुड बी इक्वल टू VB cos थीटा। जब ये इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द रॉड सेम हो जाएगी, तो ये रॉड ना खिंचता हुआ दिखेगा ना ही कॉम्प्रेस होता हुआ। ये आप समझते हैं सभी लोग। रिलेटिव जीरो रहेगा तो ये लेंथ आपकी फिक्स रहेगी। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज VA इक्वल टू VB cot थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ सभी बच्चे कि क्या मैं AA इक्वल टू AB cot थीटा ये भी लिख सकता हूं क्या? इज दिस इज ट्रू? क्या ये सही है? ऐसे लिख सकता हूं मैं? बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। कुछ बच्चे VA cos थीटा इक्वल टू VB cos थीटा लिख रहे हैं। ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे थीटा चेंज है, बता चुका हूं आप लोगों को। तो यहां पे ये सावधानी बरतिएगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? चलिए तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है सामने, देखिए। ए बॉल ऑफ मास m1 एंड ए ब्लॉक ऑफ मास m2 आर ज्वाइंट टुगेदर विथ ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दिख ही रहा है आपको। द बॉल कैन स्लाइड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ V1 एंड V2 आर द रेस्पेक्टिव स्पीड। किसी इंस्टेंट पे बॉल और ब्लॉक दोनों की स्पीड दे रखी हुई है। देन डिटरमाइन द कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन द टू। आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन बताना है। ठीक है, जल्दी बताओ। इसका आंसर सभी बच्चे ओरली बता सकते हैं अब, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या होगा? आप T डॉट V भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें दोनों कर सकते हैं। पहला मेथड अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो T डॉट V वाला यूज कर लीजिए। समेशन T डॉट V हमेशा एप्लीकेबल है। T डॉट V जीरो करो तो यहां पे ये टेंशन इधर है, एक ही रस्सी है, इसका टेंशन इधर है। तो यहां पे क्या आएगा? इसके लिए ये V है, V1 है, और टेंशन ऐसा है T। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा हुआ है थीटा। तो T डॉट V क्या हो जाएगा भाई? T डॉट V क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक तरीके से पाई माइनस थीटा है। इतना तो सभी बच्चों ने वेक्टर पढ़ा है, याद आ रहा होगा सभी को कि ये हमारे पास ये V1 है और ये अपने पास T है। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो T डॉट V करेंगे तो आएगा TV1 कॉस पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और इसके लिए दोनों पैरेलल हैं। तो माइनस TV2 इज इक्वल टू जीरो, सॉरी प्लस TV2 इक्वल टू जीरो। तो मतलब माइनस TV1 कॉस थीटा प्लस TV2 इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या मिलेगा? V2 इक्वल टू V1 कॉस थीटा। तो दिस इज योर आंसर पहले मेथड से। आप इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, है ना। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या लगा सकते हो कि अगर ये V2 है तो यहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सभी V2 से मूव कर रहे होंगे। तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितनी है? V2। ये पॉइंट भी होगा तो ये V2 से मूव करेगा। तो ये पॉइंट बॉल का V1 से है तो यहां पर ये V1 से मूव कर रहा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये बोल सकते थे
कि ये यहां पर कोई पॉइंट है इस तरफ अलोंग द स्ट्रिंग V2 है और ये पॉइंट V1 से मूव कर रहा है, तो आप इसका कंपोनेंट ले लेते अलोंग द स्ट्रिंग, जो अपने पास कितना आ जाएगा इस तरफ, एंगल जज कर लीजिए। ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस तरफ आएगा V2 cos थीटा। तो आप दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो आप क्या बोल सकते थे यहां से कि V2 इज इक्वल टू, ये V1 था ना, तो आप बोल सकते थे V2 इज इक्वल टू V1 cos थीटा। सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप एक लाइन में यहां से भी कर सकते थे, इस मेथड से भी, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप कर सकते थे, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। पहले ये क्वेश्चन देखेंगे। ब्लॉक सी shown in the figure is going down with an acceleration of, ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन आपको दे रखा हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। तो हमें ए और बी का एक्सेलरेशन बताना है, थोड़ा डायग्राम करेक्ट करना पड़ेगा। डायग्राम में कुछ ऐसा है, ये स्ट्रिंग यहां बंधी नहीं है, ये यहां पर आके ऐसे घूम गई है, ये ऐसे घूम गई है भाई, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये घूम गई है, स्ट्रिंग ऐसे आके ऐसे घूम गई है, यहां कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉक, इसका मैं करेक्ट डायग्राम ये बना दे रहा हूं यहां पे, ये ऐसा है, ये यहां पर आकर ऐसे घूम गई है, यहां कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहां कुछ भी नहीं है। समझ गए होंगे ऐसे आप लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, ए और बी की, ए और बी की एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू बतानी है। जल्दी से ट्राई करके बताइएगा, जल्दी से सभी बच्चे ट्राई करिए। इसका किसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन 2 मीटर है और स्ट्रिंग का सेटअप आप दिख रहा है सभी बच्चों को कि यहां से ये स्ट्रिंग ऐसे गई है, इस पुली से ऐसे पास हुई है, ब्लॉक पे कनेक्टेड नहीं है, इस ब्लॉक से ये दोनों स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है, ये ऐसे पास होके चली गई है ऐसे, ठीक है। लो दूसरे कलर से कर दिया भाई। स्ट्रिंग ऐसे है, जिसमें इस कलर से जो कर रहा हूं, समझ गए होंगे सभी बच्चे, अब तो समझ गए, क्लियर है। ये चीज मैंने यहां दिखा भी दी है। जल्दी बताओ, एक बच्चे का केवल आंसर आया, पानी पी लूं तब तक। हो गया होगा आई थिंक। चलिए, इसको आप टी डॉट ए आराम से लगा सकते हैं, यहां कोई थीटा का चक्कर नहीं, आप डायरेक्ट टी डॉट ए लगाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। पहले टेंशन मार्क करना सीखिए। टेंशन आप कैसे मार्क कर रहे हैं, जैसे इस रस्सी में टेंशन कुछ मान रहे हैं आप टी, तो अपने पास देखो इधर टी होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में टी ऐसा होगा, इसके रिस्पेक्ट में ऐसा, इस पुली के रिस्पेक्ट में टेंशन ऐसा, जिससे हर टुकड़े पे नेट फोर्स 0 हो। बता चुका हूं, यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, तो यहां पे टेंशन टी ऐसा, ठीक। टी डॉट ए में आपको यह ध्यान रखना है कि ब्लॉक ए और बी पे नेट टेंशन कितना लग रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी ब्लॉक के साथ, ये मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, इफ पुली इज अटैच्ड with the block, it will be
पार्ट ऑफ द ब्लॉक। तो मतलब अगर आप सिस्टम लेंगे, सिस्टम बाउंड्री लेंगे, तो इस सिस्टम बाउंड्री में पुली को भी लेना पड़ेगा। पुली जो है ब्लॉक के साथ जो है अटैच्ड है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक सिस्टम बाउंड्री ए के लिए बनाता हूं तो ए की सिस्टम बाउंड्री ये होगी, बी की सिस्टम बाउंड्री ये होगी, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि सिस्टम बाउंड्री में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है। तो ब्लॉक ए की अगर बात करते हो, ब्लॉक ए की अगर आप बात करते हो तो ब्लॉक ए पे आप देखो कि नेट सिस्टम फोर्स अपने पास क्या है। पुली को आपको उसको इस पे अटैच्ड है ना, ये ऐसे, तो आपको इसके साथ लेना पड़ेगा और इसके सिस्टम बाउंड्री में इसे कट करो। तो आप देखो इस पे नेट टेंशन क्या लग रहा होगा। एक टेंशन आपने दिखाया इधर टी, ये देखो ये दूसरा टी, ये तीसरा टी, ये चौथा टी, दिख गया सभी बच्चों को। तो ये 4 टी लग रहे होंगे और इसका एक्सेलरेशन कुछ ए मान लीजिए। आप बोले सर किधर माने, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू भाई अर्पित, थैंक यू। तो यहां पर ये टी हो जाएगा और ये टी और ये टी, तो ये अपने पास 4T आएगा, है ना। तो T डॉट ए में क्या लिखेंगे अब यहां पे 4T इंटू ए। इसी तरीके से आप बी की बात करो, ठीक है। तो जब आप बी की बात करोगे तो बी पे अपने पास क्या होगा, देखो बी के लिए जो है ये सिस्टम बाउंड्री है, इस पे टेंशन क्या क्या दिख रहा है, ये इसको सिस्टम बाउंड्री लोगे, ये रस्सी का टेंशन, इन पुली के साथ जो रस्सी है इन दोनों का टेंशन कितना दिख रहा है तुम्हें, एक टेंशन यहां, एक टेंशन ये, एक टेंशन ये, और देखो इसको भूल मत जाना, ठीक है, इसको मत भूल जाना, ये टी है और ये अपने पास क्या होगा फिर T1, ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा T1। ये क्लियर है सभी बच्चों को। यहां पे 1 2 और 3 ये क्लियर है सभी को। तो क्या लिखने वाले हो, टेंशन इस साइड, तो टेंशन इसके पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है T, ये भी T, ये भी T, मानते हो कि नहीं। लेकिन आपको इसमें परेशान इसलिए नहीं होना है कि जो एक्सेलरेशन, आप ध्यान से देखिए ये दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, है ना। तो जो इसमें मैं फायदा उठा सकता हूं, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर ही होगा भाई, ए बी और ए सी इक्वल होंगे। ये तो अब दिखता है सभी बच्चों को, डायरेक्ट कंस्ट्रेन है। बोलो भाई बी और सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। बी और सी डायरेक्टली जुड़े हैं तो इनका जो एक्सेलरेशन सी का होगा वही बी का होगा, बट यहां पर बी और ए का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, कई सारे पुली कनेक्टेड है। तो ये जितना ये डायरेक्टली एक स्ट्रिंग से नहीं जुड़ा है, अगर ये डायरेक्टली एक स्ट्रिंग से जुड़ा होता है, एक बच्चा पूछ रहा है कि ये तीनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं होगा, भाई ये और ये दोनों डायरेक्टली एक कंस्ट्रेंट से जुड़े हैं। आप यहां पे T1 डॉट ए करेंगे भी, आप मान लीजिए यहां पे T1 लिख दीजिए और यहां पे भी T1, तो इन दोनों में अगर कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो T1 डॉट AC और इसका T डॉट AB, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये चीज मैंने डायरेक्टली यहां पे यूज कर लिया, ये सभी को दिखता है, ठीक है। तो अब आपके पास B और A बचता है, केवल उन्हीं में रिलेशन निकाल लो। इसका मैंने इधर लिया है AB, जो हमें पता है AC के वजह से, ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस क्या लिखेंगे, समेशन T डॉट A इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4T इंटू ए, इसी डायरेक्शन में है
तो पॉजिटिव मानिए। मैंने कहा कि आप कहीं भी मान सकते हैं, अगर आपका आंसर जो आता है अपने माने हुए डायरेक्शन के से नेगेटिव आता है, आपका आंसर जो एक्सेलरेशन का आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो 4t इंटू ए और इधर क्या हो जाएगा माइनस 1 2 3 3t इंटू ए बी। हम सी पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पता है कि हमें ए सी ए बी के बराबर है, तो उससे हमने लिख लिया। अब इससे इसका रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना 4AA इक्वल टू 3AB। तो हमारे पास आएगा AA जो आएगा वो आएगा 3/4AB। तो AA कितना आ गया 3/4 और AB कितना था 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्लियर है सभी को? अब आपने यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। कोई आपसे पूछता कि इनका टेंशन भी बता दो, आपसे कोई पूछता कि एक्सेलरेशन तो आपने निकाल लिया, इस रस्सी T और इसका T1 दोनों का टेंशन बताओ। दो रस्सियां हैं, एक रस्सी ये वाली और एक रस्सी ये वाली, दोनों का आप टेंशन बता दो। ठीक है, T1 का मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया। ये जितना ये एक ही स्ट्रिंग से दोनों जुड़े हुए हैं, तो जो एक्सेलरेशन C का होगा वही B का होगा। डायरेक्ट कंस्ट्रेन है, इसीलिए उस फॉर्म इसके बीच में नहीं लगाया, इसको डायरेक्ट यूज कर लिया। इतना तो सब लोग अभी करके आए हो, अभी अभी किया है। क्लियर है सभी को? अब आप अगर टेंशन निकालना चाहते हो तो एक इक्वेशन लिख दो, यहां से किसी भी ब्लॉक का आपको मास दिया जाएगा, तो आप मान लो इसका मास ma है और इसका मास mb है, तो आप इसका चाहे इसका लिख के टेंशन निकाल सकते हो। इसके लिए तो आपको यहां पे खैर T1 भी देना पड़ेगा, यहां पे T1 भी देना पड़ेगा अगर FBD बनाओगे तो। ठीक है, तो टेंशन T इसके लिए आपके पास आ जाएगा 4T इज इक्वल टू MA इंटू AA। तो यहां से आपको T मिल जाएगा और बाकी ये आपको MC भी दिया होगा, तो आप इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के यहां का टेंशन T1 भी निकाल सकते हैं, यहां का टेंशन T1 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अरे भाई मेरी बात को समझो आप प्रकाश बाबू, यहां पर हम रिलेशन निकाल रहे हैं। T1 भी कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा। जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे कंस्ट्रेन मोशन से रिलेशन आता है, मैं बता चुका हूं। फोर्स कॉन्सेप्ट से हम रिलेशन नहीं निकालते, फोर्स कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन मतलब उसको सॉल्व करते हैं। रिलेशन हमेशा कंस्ट्रेन से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये ऑलरेडी हमें दे रखा हुआ है ना, बिल्कुल T1 कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें आप क्या लिखोगे, C के लिए अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, mcg, इधर T1 और इधर एक्सेलरेशन AC, बिल्कुल करेगा। mcg माइनस T1 इक्वल टू mcac। ये AC हमें दे रखा हुआ है मेरे भाई, तो AC दे रखा है तो कंस्ट्रेंट से मैंने लिखा है कि ये जब 2 होगा तो ये भी 2 होगा, बिकॉज वी नो द रिलेशन। रिलेशन हमें कंस्ट्रेंट बताता है, फोर्स कॉन्सेप्ट नहीं बताता है। ये अपने दिमाग में गलत फहमी मत पालो। हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग के हर केस में अप्लाई होगा। देख लीजिएगा जहां पे थीटा आपका चेंज ना हो रहा हो, बाकी सब जगह पे अप्लाई होगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको करते हैं। इसमें कैसा सिस्टम है ध्यान से जज करिए। ये रस्सी इधर से घूम कर आ रही है, ये ऐसे जाके ऐसे जाके फिर ऐसे आके यहां पर आ रही है। इसमें जो बोला जा रहा है कि किसी इंस्टेंट पे ये देखा गया कि ये जो अपना ट्रायंगुलर वेज है ये 2 मीटर से जा रहा है। तो बी का हमें वेलोसिटी पूछा है, हमें वी भी पूछा गया है। वी भी हमें नहीं पता, हमें वी दिया हुआ है। VA इज गिवन टू यू एंड VB इज नॉट गिवन टू यू, तो हमें VA और VB में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो VA और VB में रिलेशन कैसे बताएंगे? अगर आप टेंशन ट्रिक से करते हो, वर्चुअल मेथड से, तो देखो यहां टेंशन T, बाकी ये सब
टेंशन मैं हर जगह नहीं दिखा रहा हूं, जो अपने काम का है अब वही दिखा रहा हूं। तो ये टेंशन टी इधर घूमा, यहां पे टेंशन टी, ये ऐसा, फिर इसमें इस तरीके से पुली के रिस्पेक्ट में ऐसा, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऐसा, जो अपने मतलब का है वही दिखा रहा हूं, बाकी हर जगह इक्वल अपोजिट होगा हर सेगमेंट में। ठीक है, यहां पे सूडो फोर्स क्यों लगा रहे हो मेरे भाई? क्वेश्चन को तो पढ़ो ध्यान से, आपसे केवल वेलोसिटीज में रिलेशन पूछा है, तो आप इसमें सूडो उडो कहां लगाने लगे? ये एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है। क्वेश्चन को पढ़ लिया करो पहले। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको टी डॉट वी मैथड से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो पहले देखेंगे कि अपने पास जो ये वेज है जो मूव कर रहा है उस पे नेट टेंशन क्या लग रहा है। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि जब भी हमारे पास पुली जो है अटैच्ड हो तो उसको हम एज ए पार्ट मानेंगे। तो अगर आप इसकी एबीडी बनाते हो तो देखो इधर एक टेंशन है ना, और एक टेंशन आपका ऐसा लगेगा। सिस्टम बाउंड्री जो कट करेंगे केवल इसकी एबीडी बनाएंगे, ट्रायंगुलर वेज की। ठीक है, और एक अपने पास इधर भी पुली है, तो ये टेंशन इधर भी लगेगा। ये टेंशन एक इधर लगेगा, एक इस टुकड़े पे टेंशन ऐसा लगेगा, दिख गया सभी को? और एक टेंशन आपका ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ। ये सबको दिखा? यही टेंशन, ये रस्सी घूम के एक ही रस्सी है, तो इस पे टेंशन टी, इस पे टेंशन टी ऐसा, इस पे ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। दिख गया सभी को ये कैसे बनाया मैंने? ठीक है, तो आपने जब इसकी एबीडी बनाई तो आपने सिस्टम बाउंड्री क्या लिया? आपने इसमें सिस्टम बाउंड्री क्या लिया? ये सिस्टम बाउंड्री लिया। और आपने ये बना दिया। क्लियर है? ग्रेविटी की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप नहीं समझ रहे हो चीजों को। ग्रेविटी का कंपोनेंट ले रहे हो, मतलब आपने पूरी जो अभी तक फोर्स कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ा है। ग्रेविटी जो है बी पर लग रहा है, मैं फोर्स एबीडी किसका बना रहा हूं? ए का। आप कह रहे हो कि इस पे ग्रेविटी दिखाओ बी का। अरे बी वाले का ग्रेविटी क्यों दिखाऊंगा मैं? जब मैं बी की एबीडी बनाऊंगा तब एमजी लगाऊंगा ना, तब इस पे कंपोनेंट दिखाऊंगा। मैं तो ए की एबीडी बना रहा हूं, ए पे ग्रेविटी नीचे लगेगा, जो हमारे मतलब का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि मुझे टी डॉट वी से मतलब है, तो मैं केवल टेंशन पे फोकस कर रहा हूं। चलिए बताइए फिर क्या होगा। इनफैक्ट आप चाहते तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे? इस तरीके से। स्लाइड में ये प्रॉब्लम है, कट कॉपी नहीं हो पाता है। मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, अब तो समझ गए होगे सब लोग। ये मैं कह रहा हूं कि जब आपने इसको पूरा सिस्टम लिया है, ये सिस्टम बाउंड्री ली है इसके लिए, तो ये टेंशन इंटरनल फोर्स होंगे, है ना? ये टेंशन अपना इंटरनल फोर्स होगा। और कौन सा फोर्स इंटरनल होगा? देखो, थोड़ा आप आसान कर सकते हो।
ये भी टी होगा और ये भी टी होगा, ये भी इंटरनल है टेंशन, इससे मतलब नहीं है। तो इस सिस्टम बाउंड्री में एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है, यही एक्सटर्नल फोर्स है। तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, शायद समझ गए होगे। तो यहीं पे समझ में आ गया होगा सभी को, मैं यहीं से लिख दे रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे मैंने ये सिस्टम बाउंड्री लिया, ये टेंशन देखो इंटरनल, यहां पे केवल ये एक्सटर्नल होगा, ये इंटरनल और केवल ये एक्सटर्नल, दिख रहा है। तो अब आप यहां से इसका आंसर कोई सही नहीं दे पा रहा है, जो दे देगा उसको यहां से एक चॉकलेट जो है गिफ्ट मिलेगा। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि अगर इसको लेते हो तो टी डॉट वी, जरा मुझे देखकर बताओ यहां पे नेट टेंशन क्या है, वी की डायरेक्शन में नेट टेंशन क्या है, ये है वी, इसका इधर एक टी है, केवल आपके पास दो टी है काम के, एक टी इधर एक टी इधर, बाकी सब इंटरनल है, दिख रहा है, और ये वी है। तो टी डॉट वी करेंगे तो नेट टी तो जीरो है ना, तो इसके लिए टी डॉट वी जीरो होगा, और इसके लिए टी डॉट वी करेंगे तो यहां एक बात का ध्यान रखना है कि इस पे टी, बी के लिए, बी पे एक ही टेंशन लग रहा है वो ऐसा, और ये इसके ऊपर चलेगा तो ये वी रिलेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब टी डॉट वी करेंगे तो कभी ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एक ब्लॉक दूसरे पे चल रहा होगा तो वो रिलेटिव के साथ कंस्ट्रेन होगा, एक्चुअल के साथ नहीं। मतलब ए जो है ये वीए है, तो वीए अगर 2 से चल रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर चलेगा ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में दिखेगा कि ये ऊपर भी जा रहा है और साथ में इधर भी जा रहा है, ठीक बात है। तो हमें अभी जो है इसके रिस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में ये वी जो मैं ले रहा हूं ये वी रिलेटिव होगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी तो सभी बच्चों को पता है, कई बार बताया हूं कि ये वी आर भी होगा और साथ में वीए भी होगा। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका जो नेट वेलोसिटी वेक्टर है, कई बार बता चुका हूं, वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम अभी अगर मैं केवल टी डॉट वी कर रहा हूं तो टी की डायरेक्शन में जो वी है वो एक्चुअल नहीं है, वो रिलेटिव वी है, इसीलिए हमें वी आर लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, इसका तो जीरो हो गया, दिख ही रहा होगा, टी डॉट वी क्या लिखोगे, जीरो। तो इसका मतलब सभी बच्चे अब तो बता दो आंसर इसका, इधर आ जाएगा नेट टेंशन ब्लॉक के लिए ए के लिए, तो टीए जो होगा वो अपना नेट वो जीरो आ रहा है, तो यहां से जीरो वी और यहां पे प्लस टी इंटू वी आर इक्वल टू जीरो, तो यहां से वी आर जीरो आएगा, वी आर जीरो आएगा। बिल्कुल, अब आपने प्रकाश बाबू सही आंसर दिया है, वी आर आपका जीरो आएगा। जब वी आर जीरो आएगा इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ए जैसे मूव कर रहा होगा बी भी इसी डायरेक्शन में इसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, रिलेटिव इसका जीरो है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि जो वीबी है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट अगर आपसे इसी में बोला जाए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो जीरो है, यही चीज है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है अरे हर्ष बाबू, आप भी बाबू हो भाई, सभी बाबू हैं, टेंशन ना लो, आप भी आंसर दो, सब बड़े बाबू है, आप बड़े बाबू हो, खुश, बड़े बाबू की पावर क्यूब हो, बड़े बाबू क्यूब। तो यहां पर इसमें एक बहुत अच्छी बात ये निकल के आई कि आपको दिखेगा कि जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा होगा उसको ये रेस्ट पर दिखाई देगा, और जो यहां होगा उसको दिखाई देगा कि ये दोनों साथ साथ इधर चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है,
अब कहेगा चॉकलेट, अब कहेगा चॉकलेट, वो तुमने ये सब बताने के बाद बताया था भाई, ये सब बताने के बाद बताया था, ठीक है, ये सब बताने के बाद तुमने बताया था। सब लिखते जाओ, जो भी चॉकलेट जिसका ड्यू है वो कॉपी पे लिखते जाएगा, जिस दिन मिलेंगे उस दिन पूरा वसूल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन मिलेंगे उस दिन वसूल कर लेना। तो ये सभी बच्चों को क्लियर। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्वेश्चन को फिजिक्स में ऐसे मत लीजिए कि हमने सॉल्व कर दिया, काम खत्म, आप उसको थोड़ा फील लीजिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिक फंडामेंटल से जाओ तो आपको दिख रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। बताओ, कोई बताएगा कि जितना ये वेज इधर कनेक्टेड है, जितना वेज इधर जो मूव करेगा उससे ये रस्सी लूज होगी, तो ये रस्सी जो है इधर एडजस्ट होगी, तो जितना ये इधर आएगा उतना ही ये रस्सी जो है इधर बढ़ जाएगी, जितना ये इधर कम हो रहा है उतना ही ये चीज इधर बढ़ जा रही है, जितना ये इधर कम हो रहा है उतना ही ये चीज बढ़ जा रही है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ध्यान दीजिए, ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट केवल इधर और इधर से ही हो जा रहा है, इस लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस वाले जो इसके ऊपर है ये वाला, ये लेंथ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो जितना जो है आगे गया जिससे कि ये स्ट्रिंग लूज हुई, उतना इधर एडजस्ट हो गया, उतना इधर एडजस्ट हो गया, इसको मूव नहीं करना पड़ा। क्लियर है? फटाफट ये आंसर बता दो, जाते 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 ये आंसर बता दो जल्दी से। नो चीटिंग भाई, कोई चीटिंग नहीं। मैंने कहा आपको कि आपको लगता है कि आप ऑनेस्टली दिए हो तो आप डायरी में नोट कर लो डेट के साथ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन मिलोगे डिमांड कर लेना, मैं पूछूंगा भी नहीं। टोटल चॉकलेट और जो वाला जो भी चॉकलेट बोलोगे उस दिन आपको मिल जाएगा, जिस दिन हम लोग मिलेंगे। आप बोलोगे सर नहीं मिलेंगे तो, ऐसे कैसे हो सकता है? मिलेंगे ना भाई, जल्दी बताओ। इसका एक तो जल्दी बता दो, इसमें कुछ नहीं सोचना है, ये बहुत सीधा सीधा सवाल है। सी का एक्सेलरेशन बताना है तुम्हें, एसी बताना है, ये तो बता दो। होमवर्क क्या दे दें यार, ये ओरली बता सकते हो, यही गलत बात है। अरे ओरली बता सकते हो, होमवर्क की बात कर रहे हो। एक रस्सी ये है तो इसका टेंशन टी मान रहे हो, ये टी है, ये टी है, होमवर्क की बात कर रहे हो तुम। लो सॉल्व हो गया, ये 2t है, बस टी डॉट ए करो, नहीं कर पा रहे हो इसमें। टी ए का एक्सेलरेशन ऊपर साइन दिया हुआ है तो टी इंटू ए, इसका कितना हो जाएगा 2t माइनस 2t इंटू ए बी। क्यों ऐसा माइनस? 2t ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, कॉस पाई हो गया। ये t ऊपर है और एसी हमें नहीं पता, अपने आप साइन के साथ आएगा। आप बोलोगे सर एसी कैसे निकालें? आप कुछ भी मान लो, अपने आप साइन के साथ आएगा। ठीक है, आपने मान लो ऐसा मान लिया, चलो ये मान लेते हैं। तो t हमारे जो जैसा माना है वैसे ही डॉट लिखना। तो t डॉट एसी हमने पॉजिटिव माना है तो मैं लिखूंगा t डॉट एसी इक्वल टू 0। तो एसी हमारे पास क्या आएगा 2ab माइनस ए, अपने आप साइन के साथ ये आएगा, तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लेना है। ए कितना था 5, सॉरी ए बी कितना था 2, तो 2 इंटू ए बी माइनस 5, देखो अपने आप साइन के साथ आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या बताया कि एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, ये नीचे जा रहा होगा, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। हां ये जरूर है कि जिधर आप मान रहे हो डॉट अकॉर्डिंगली लिखना। मैंने इसके लॉन्ग माना है तो मैंने यहां प्लस लिखा है, मैं ऑपोजिट मानता तो यहां माइनस लिखता। समझ गए? इसको तुम होमवर्क के लिए बोल रहे थे। कुछ क्वेश्चन स्लाइड चेक कर लेना, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क भेज रहा हूं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन स्लाइड चेक कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है? इसमें कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, कल अटेम्प्ट करके आइएगा जरूर, ठीक है? कल मतलब थर्सडे को। हाँ आपका होमवर्क मैं बता चुका हूं, आपका होमवर्क मैं बता चुका हूं। एससी वर्मा फोर्स कॉन्सेप्ट पूरा ट्राई कर सकते हैं।
SC वर्मा आप फोर्स कॉन्सेप्ट पूरा ट्राई कर सकते हैं, SC वर्मा आप ट्राई कर लेना, ठीक है। और इस स्लाइड में चेक कर लेना, कुछ क्वेश्चंस होंगे एज ए होमवर्क, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना काम कल के लिए काफी है, ठीक है। मॉड्यूल में आपको मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस टिक कराए थे, अब थर्सडे को टिक कराऊंगा, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे टाइम मिलेगा, आप करिएगा। डीपीपी अपलोड हो जाएगी, तो इस टॉपिक पे अगर हो गई होगी तो डीपीपी कर लेना, ठीक है। पुली वाले कंस्ट्रेंट पे अगर आपको डीपीपी हो गई होगी तो आप डीपीपी भी कर लेना, ठीक है। एक दिन के लिए इतना काफी है। चलो।